ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी एरा। गांधी एरा में हमने काफी हद तक पढ़ लिया था। मुझे गांधी एरा में थोड़ा सा बस रिकैप फटाफट फटाफट बता दे क्या क्या हुआ है, हम लोगों ने क्या क्या लास्ट लेक्चर में किया है। फटाक से डेट वाइज, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869, ठीक है, 1869 में बॉर्न हुए। उनकी शादी कब हुई? 1883 में इनकी शादी हो गई, मैरिज। ये पढ़ने के लिए लंदन कब गए? 1888 में लंदन। भारत वापस कब आए? 1901 इंडिया। उसके बाद ये वहां से अफ्रीका कब गए? कब? ये 1902 में, 1901 में वो वापस आए थे। मैं पढ़ाई के बाद की पूछ रहा हूँ, पढ़ाई के बाद। 1891 ये इंडिया आए। वापस से वो अफ्रीका कब गए? 1893 में गए अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीका में उन्होंने कौन कौन से संस्थान स्थापित किए? फिनिक्स फॉर्म, नेटाल कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म, और कौन सी मैगजीन लिखी? इंडियन ओपिनियन मैगजीन, मैगजीन, ठीक है, ओके। उसके बाद वो अफ्रीका से भारत वापस कब गए? कब आए भारत में वापस? 1901 में रिटर्न इंडिया। यहाँ से वापस अफ्रीका कब गए? अफ्रीका अगेन, अगेन, ठीक है। इतनी सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अफ्रीका में जाने के बाद जब दोबारा गए तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु किसे बनाया? गोखले, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु गोखले को। पॉलिटिकल टीचर उन्होंने बनाया गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले। गांधी को ये भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से मिली? रस्किन से, ठीक है, हंगर स्ट्राइक रस्किन से। और आंदोलन की प्रेरणा? मूवमेंट की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी ने सत्याग्रह के लिए, मतलब ये मूवमेंट के लिए कितने स्टेजेस बताए थे? स्टेज, वो कौन कौन से स्टेज थे? पहले क्या था? सत्याग्रह। दूसरा क्या था? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। तीसरा क्या था? बहिष्कार।
और फिर लास्ट में बसन में। तो ये मूवमेंट के उनके 4 स्टेज थे। यहाँ तक सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारा स्टोरी हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, ओके। आगे बढ़ने से पहले, गांधी भारत में वापस जाएं उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गांधी को कौन कौन से टाइटल्स दिए गए थे। ठीक है, कौन कौन से टाइटल्स और किसने ये सारे के सारे टाइटल्स दिए थे, ताकि जब मैं कहानी आगे स्टार्ट करूं तो मुझे ये बताने की जरूरत न पड़े कि इन्हें ये टाइटल्स इन्होंने दिया, वो टाइटल्स उन्होंने दिया। ठीक है, तो एक ही जगह मैं सारे टाइटल्स को बता देता हूँ। ठीक है, गांधी टाइटल गिवन टू गांधी, टाइटल्स गिवन टू गांधी। देख, गांधी जी को ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने 2 टाइटल दिया था, एक सार्जेंट और दूसरा कैसरे हिंद। सार्जेंट की उपाधि गांधी को किसने दिया था? सार्जेंट। और दूसरा कैसरे हिंद, कैसर ए हिंद। ये दोनों उपाधि, ये दोनों उपाधि गांधी को किसने दिया था? ब्रिटिश ने दिया था। गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को बापू की उपाधि दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। बापू, बापू की उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी को मंगल बाबा कहा था, मंगल बाबा, खुदाई खिदमतगार संस्था ने। मंगल बाबा के बारे में बताया हूँ क्या? अच्छा, नहीं रे, मंगल बाबा, ये जिस काम को करते थे वो काम मंगलमय हो जाता था, इसलिए इन्हें कहा मंगल बाबा, खुदाई खिदमतगार संस्था थी। खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार संस्था ने कहा मंगल बाबा, मंगल बाबा। जादूगर की उपाधि दिया था शेख मुजीबुर रहमान ने। जादूगर, जादूगर किसने कहा था? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, पता है कौन है? 1971 वॉर याद है? उसमें लीडर कौन थे? 8वां, अर्धनग्न, अर्धनग्न फकीर।
अर्धनग्न फकीर की उपाधि दिया था इंग्लैंड में, लंदन में एक प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इतना समझ में आया? तो ये सारे के सारे गांधी को क्या मिले थे? टाइटल, उपाधियां। ठीक है, उपाधियां। बात समझ में आया क्या? उपाधियां। इतिहास में कोई और ऐसा इंसान नहीं मिलेगा तुझे जिसको इतना सारा टाइटल दिया गया हो। ठीक है, तो गांधी को सार्जेंट और कैसरे हिंद की उपाधि किसने दिया था? ब्रिटिश ने। महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। मंगल बाबा की उपाधि किसने दी? खुदाई खिदमतगार संस्था ने। खुदाई खिदमतगार संस्था ने। जादूगर किसने कहा? मुजबुर रहमान, शेख मुजबुर रहमान, शेख मुजबुर रहमान। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। जल्दी जल्दी बोल ना, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। फिर से बता, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? मंगल बाबा किसने कहा? खुदाई खिदमतगार। वो जिस काम को करते थे वो काम मंगलमय हो जाता था, इसलिए उन्हें मंगल बाबा कहा। मंगल बाबा कहा। जादूगर किसने कहा था? शेख मुजबुर रहमान। मुजबुर रहमान, शेख मुजबुर रहमान। देख, वो उन्होंने उससे जादू मतलब कि शेख मुजबुर रहमान ने गांधी को जादूगर क्यों कहा? क्योंकि गांधी की एक आवाज पर पूरे हिंदू मुसलमान एक हो जाया करते थे। ठीक है, गांधी की एक आवाज पर पूरे हिंदू मुसलमान एक हो जाया करते थे। कहीं बड़ी से बड़ी भयानक से भयानक लड़ाई हो रही हो, अगर गांधी पहुंच जाते तो वो लड़ाई रुक जाती थी। इसलिए शेख मुजबुर रहमान ने उन्हें क्या कहा था? जादूगर, जादूगर, जादूगर। ठीक है, बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। सार्जेंट और कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? ब्रिटिशर्स ने। सार्जेंट और कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था 1914 के आसपास, तो 1914 में ब्रिटिशर्स ने कहा था गांधी जी से कि आप भारत से क्या करो, लोगों को रिक्रूट करो, लोग हमारी तरफ से लड़े। ठीक है, हमारी तरफ से लड़े, तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा हम भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, तो गांधी जी के कहने पर बहुत सारे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के लिए क्या किया था? लड़ाई लिया था, दूसरे देशों के साथ लड़ा था, यानी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए थे। लेकिन बाद में 1914 के बाद जब 18 में लड़ाई खत्म होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ब्रिटिश हमें आजाद नहीं करते हैं। तब से गांधी समझ जाते हैं ये ब्रिटिश क्या है, बहुत धोखेबाज है, इसलिए इनकी बातों में नहीं आना है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था? सार्जेंट होता ना, सार्जेंट एक रैंक, छोटा रैंक होता है जहां पर वो सारे का सारे देख रेख करता है, तो सार्जेंट रैंक होता है। तो सार्जेंट की उपाधि किसने दिया था? ब्रिटिश ने दिया था। कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश ने। गांधी जी को देख करके उस वक्त का सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट था एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में किसी को यकीन नहीं होगा ये दुबला पतला हाड़ मांस वाला इंसान, दुबला पतला हाड़ मांस वाला इंसान अपनी एक आवाज पर लोगों की जिंदगी बदल सकता है या लोगों को इकट्ठा कर सकता है, देश की तकदीरें बदल सकता है। कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था? ये दुबला पतला हाड़ मांस का बना इंसान, लोग इकट्ठा हो जाएंगे और देश से वो अंग्रेजों को खदेड़ सकता है या लड़ाई लड़ सकता है।
ठीक है। हाँ, तो आइंस्टीन भी गांधी से बहुत प्रभावित था। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब तूने यहाँ देखा कि गांधी अफ्रीका में ये सारा का सारा चीज करने के बाद 1902 में गए और हंगर स्ट्राइक वगैरह सीखा, किताबें उताबें पढ़ी और पॉलिटिकल अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को समझाया, देख गांधी है, मतलब देखो गांधी, तुमने यहाँ बहुत पढ़ाई कर लिया, यहाँ पर जितने भी नटाल कांग्रेस थी, फिनिक्स फॉर्म थी, इंडियन ओपिनियन, सारा का सारा चीज कर लिया, तुमको यहाँ बहुत एक्सपीरियंस हो गया। अब तुम देख रहे हो कि देश में क्या हो रहा है, मतलब कि भारत में भी अंग्रेज पूरे छाए हुए हैं और हर पूरी दुनिया में अंग्रेज फैले हुए हैं, अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। जो लड़ाई तुम साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए लड़ रहे हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति भी बनती है। अब तुम भारत जाओ और भारत में भी इस लड़ाई को आगे जारी करो और भारत से भी अंग्रेजों को बाहर निकालो। ठीक है। हाँ, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को समझाया कि देखो गांधी, जाते ही तुरंत तुम हड़ताल या आंदोलन करना चालू मत कर देना। पहले जाओ, 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो, पूरे भारत में घूमो और पता लगाओ। जब तुम घूमोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक पता चलेगा कि भारत के कौन से एरिया में किस तरीके की समस्या है, अंग्रेज कहाँ पर किस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी प्लानिंग करना और एक दूर दृष्टि लेकर के, ठीक है, मतलब कि आगे 10 साल 20 साल की सोच रख करके कोई भी काम को अंजाम देना। बात समझ में? ओके। उसके बाद अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को। अब गांधी को भारत में लाते हैं 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 गांधी रिटर्न टू इंडिया। गांधी रिटर्न टू इंडिया। इसलिए 9 जनवरी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेटेड भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी। 9 जनवरी। 9 जनवरी क्या याद रहेगा? गांधी जी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। अब जब ये भारत आए तो भारत में अलग अलग जगह ट्रेवल करने लगे। ट्रेवल करते करते उन्होंने गुजरात में 1915 में ही गुजरात के कोचर बाग में एक छोटा सा आश्रम बनाया। ठीक है, जिसे कहा गया कोचर बाग में एक छोटा सा आश्रम बनाया, कोचर बाग आश्रम। ठीक है, गुजरात में उन्होंने क्या बनाया? कोचर बाग आश्रम। ठीक है, 1915 में उन्होंने बनाया कोचर बाग। कोचर बाग। ठीक है, कोचर बाग आश्रम। कोचर बाग आश्रम कहाँ बनाया? ये गुजरात में। गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। बाद में जो ये आश्रम है धीरे धीरे क्या होने लगा? बड़ा होने लगा और आगे जाकर के इस आश्रम का नाम क्या पड़ गया? साबरमती। साबरमती। ठीक है, तो साबरमती 1916 तक जाकर के ये आश्रम बड़ा हुआ। बड़ा होने का मतलब इसका डेवलपमेंट किया गया। तो डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए। तो 1916 में सेवाग्राम आश्रम के लिए फंडिंग किया, अरे सेवाग्राम बोलो, साबरमती आश्रम के लिए फंडिंग किया अम्बा लाल सारा बाई। कोचर बाग आश्रम का नाम क्या पड़ गया? साबरमती। ठीक है, साबरमती।
साबरमती, ठीक है। तो 1916 में साबरमती, ठीक है, साबरमती, साबरमती। क्या साबरमती कोई दूसरा आश्रम था? नहीं, ये कोचर बाग आश्रम का ही बड़ा था। इसके लिए फंडिंग किसने करी थी? पैसा किसने दिया था? एक सा से साबरमती, स से साबरमती और साराबाई, ठीक है, साराबाई, अंबालाल साराबाई, अंबालाल साराबाई, ठीक है, अंबालाल साराबाई ने इन्हें पैसा वैसा दिया और क्या किया, इस साबरमती आश्रम को बड़ा कर मतलब कि बनाने में हेल्प किया। कितना समझ में आया? ओके। फिर ये धीरे धीरे ट्रेवल करते गए, गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ पहुंचे और 1930 में, मतलब कि अभी आश्रम की बात कर रहा हूँ तो आश्रम को बता देता हूँ कहाँ कहाँ स्टेब्लिश करे। 1930 में उन्होंने गुजरात वहां महाराष्ट्र में नासिक के पास, महाराष्ट्र में नासिक के पास उन्होंने क्या बनाया? महाराष्ट्र में नासिक के पास उन्होंने बनाया सेवाग्राम आश्रम, ठीक है, सेवाग्राम आश्रम 1930 में। 1930 में क्या बनाया? सेवाग्राम आश्रम। देखो, सेवाग्राम आश्रम, ठीक है। 1930 में उन्होंने महाराष्ट्र में नासिक के पास क्या बनाया? सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र, नासिक, नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में। तो सेवाग्राम आश्रम को कब बनाया उन्होंने? 1930 में। इतना क्लियर है। साबरमती आश्रम को कब और कहां बनाया? गुजरात 1916 में। और 1923 में सेवाग्राम नासिक में, वर्धा के पास। नासिक में क्या है? वर्धा, वर्धा आश्रम तूने सुना होगा ना कई बार। हाँ, वर्धा के पास, वर्धा के पास ही, वर्धा के पास क्या बनाया? सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम आश्रम। इतना समझ में आ गया? ठीक है, वापस आते हैं यहाँ 9 जनवरी 1915 पे। अब देख, 9 जनवरी 1915 में उन्होंने साबरमती कोचरबाग आश्रम बनाया। 1916 में साबरमती आश्रम बनाया। साबरमती आश्रम बना करके ही अब जैसे ही ये धीरे धीरे देश में ट्रेवल कर रहे थे, तो 1916 में ही, 1916 में उन्होंने लखनऊ में कांग्रेस का क्या हो रहा था? अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, ठीक है। लखनऊ में, लखनऊ में कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने पहली बार 1916 में क्या किया? कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया, यानी भाग लिया। और उस वक्त जो लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो थे एसी मजूमदार, ठीक है, एसी मजूमदार। तो उन्होंने 1916 में कहा पार्टिसिपेट किया? लखनऊ, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916, लखनऊ, लखनऊ कांग्रेस मीटिंग, मीटिंग, ठीक है, लखनऊ कांग्रेस मीटिंग, लखनऊ कांग्रेस मीटिंग। समझ में आया? उन्होंने क्या किया? गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, गांधी पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड। यहाँ इस लखनऊ कांग्रेस मीटिंग के जो लीडर थे वो कौन थे? एसी मजूमदार। उसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन, चेयरमैन थे एसी मजूमदार, ठीक है, एसी मजूमदार, एसी मजूमदार, एसी मजूमदार। अब
जैसे ये लखनऊ में थे तो बिहार के एक पर्सन थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी के बारे में जानते थे, उन्होंने पढ़ा था गांधी जी के बारे में, उनको पता था कि गांधी जी ने किस तरीके से अफ्रीका में नटाल कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी, किस तरीके से उन्होंने पीटर्स मार्टिनबर्ग स्टेशन से जब निकाल दिया गया था तो उन्होंने लंदन में केस करके उस लंदन को जीत लिया, किस तरीके से उन्होंने अब्दुल्ला कंपनी केस को जीता था, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आंदोलन किया, ये सारी चीजों के बारे में वो जानते थे। तो राजकुमार शुक्ल बिहार से कहाँ गए? लखनऊ, और वहां पर जाकर के किससे मिले? गांधी जी से, ठीक है, गांधी जी से। और वहां पर उन्होंने बताया कि गांधी जी, बिहार में एक समस्या है 3 कटिया पद्धति की, ठीक है, 3 कटिया सिस्टम। यहाँ पर जो जमींदार हैं, जमींदार जो किसानों से वो नील उगवाते थे, 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा जमीन पर नील उगाते थे, अब उस जमीन को जमींदार वापस नहीं दे रहे हैं। आप चलिए, अगर आप जाएंगे तो आपके जरिए हम वो जो मामला है उसको सुलझा सकते हैं, है ना? हाँ, तो क्या मैं 3 कटिया पद्धति सिस्टम के बारे में समझाया हूँ कि नहीं समझाया हूँ? समझाया हूँ, ठीक है। तो देख, यहाँ पर लखनऊ में गांधी जी से कौन मिला? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। मीट विद गांधी। और इन्होंने किसके बारे में इन्फॉर्म किया? इन्फॉर्म अबाउट 3 कटिया सिस्टम। कहाँ हो रहा था ये? बिहार में, बिहार के चंपारण, ठीक है, बिहार के चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। उन्होंने बताया, सारी की सारी चीज बताई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अंग्रेज किसानों से 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील बुआते थे, लेकिन वो नील बुआने की जो जिम्मेदारी थी वो किसे दी गई थी? जमींदारों को, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, यह है अंग्रेज, व्हाइट कलर में है अंग्रेज, ठीक है, और भारत में ये मैं लाल बना देता हूँ, हरामी जमींदार, ठीक है, हरामी जमींदार। और यहाँ हमारे हैं किसान, ठीक है, किसान। अब किसानों की ये अगर 20 कट्ठा जमीन होती थी, 20 कट्ठा, तो इन पर 3 कट्ठा में क्या बुआया जाता था? नील, ठीक है। 3 कट्ठा जमीन को रिजर्व कर लिया जाता था, इस पर तुम क्या बोओगे? नील बोओगे, नील बोओगे। और ये जिम्मेदारी किसकी थी? नील बोआने की जिम्मेदारी इन जमींदारों की थी। जमींदार यानी लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स। और ये है ब्रिटिश, और ये है फार्मर, ठीक है। ये है 20 कट्ठा जमीन में से, ये है 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन, ठीक है, 3 कट्ठा जमीन। और यहाँ क्या बोना है? नील, नील क्रॉप, ठीक है, नील की खेती करनी थी। लेकिन बहुत सालों तक तो ये खेती होती रही, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की डिस्कवरी हो गई, आर्टिफिशियल नील जो आज हम लोग देते हैं, अमर उजाला 2 बूंदों वाला, है ना? हाँ, तो उसकी डिस्कवरी होने के बाद अब भारतीयों के द्वारा उगाए गए इस नील की खपत धीरे धीरे मार्केट में कम होने लगी। और जब मार्केट में खपत कम होने लगी तो अंग्रेज इसमें से इंटरेस्ट लेना छोड़ दिए। तो धीरे धीरे जो फार्मर थे वो भी क्या करने लगे? नील बोना बंद कर देने लगे। अब जब नील बोना बंद करने लगे तो भाई इस जमीन पर वो लोग को क्या दूसरा खेती करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जैसे ही वो सोचते कि यहाँ दूसरा खेती करे, यहाँ लैंडलॉर्ड्स आके उनको पीट देता था, कहता था कि ये जमीन पर नील बोआता था ना, तुम दूसरी खेती नहीं कर सकते,
बोले कि दूसरे खेती नहीं कर सकते, अरे हमारी ही जमीन है ना। बोलते नहीं, अब ये जमीन किसकी है, हमारी है। लैंडलॉर्ड कहते हैं ये जमीन हमारी है। बोले कैसे तुम्हारी होगी, अरे मैं अपने ही जमीन पर 3 कट्ठा पर खेती करता था, तो तुम्हारी जमीन कब से हो गई। बोलते हैं कि ऐसे ही अब ये अंग्रेजों ने हमको दे दिया, हमारी जमीन हो गई। यानी जबरदस्ती ये जमींदार थे, किसानों का 3 कट्ठा जमीन क्या कर लेते, हड़प लेते थे, 3 कट्ठा जमीन हड़प लेते। अब जब किसान ये लैंडलॉर्ड से कुछ कहते थे तो लैंडलॉर्ड अपने इधर के पुलिस कमिश्नर और जो कि ये जो डीएम उम रहते उनको बोल करके इन लोग को पिटवा देता था, और वो लोग इन किसानों को ले जा करके जमींदार और पूरे पुलिस बीचों बीच मार्केट में मारते थे। उनके बच्चे, औरत, सबको, बूढ़े सबको पीटते थे ताकि दूसरे किसान आवाज न उठाए। तो ये सारी की सारी कहानी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को समझाया। गांधी जी बोले भैया बहुत गड़बड़ बात है, बहुत गड़बड़ बात है। फिर गांधी जी बोले अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं वहां पर कुछ काम करते हैं। तो वहां वो गांधी जी कहाँ गए, बिहार, लखनऊ से कहाँ गए, बिहार। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। भारत में यहाँ लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, और यहाँ है चंपारण। ठीक है, यहाँ क्या है, चंपारण। तो गांधी जी अभी गांधी जी को कोई जान नहीं रहा है, खाली कौन जान रहे हैं, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, गांधी जी लखनऊ से गए चंपारण, लखनऊ से चंपारण, लेकिन वो अकेले नहीं गए। गांधी जी लखनऊ से चंपारण 2 और लोगों के साथ गए। एक थे राजेंद्र प्रसाद और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, कहेगा कि गांधी जी चंपारण किसके साथ गए थे, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, गांधी वेंट चंपारण। ठीक है, चंपारण कहाँ है, बिहार में, बिहार में। विथ उनके साथ एक कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के थे। राजेंद्र प्रसाद प्रसाद और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये है अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा, ना समझ में आया, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन दोनों के साथ गांधी जी कहाँ गए, चंपारण। कब पहुंचे चंपारण में, 1917 में, 1917 में। ठीक है, 1917 में, 1907, 1917 में। ठीक है, 1917 में। और वहां पर उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह। ये सत्याग्रह किसके किसके खिलाफ था, अब बता। डायरेक्ट जब वो जाएंगे तो डायरेक्ट भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे या बायकॉट कर देंगे या रिवोल्ट कर देंगे, कि पहले सत्याग्रह करेंगे, पहले सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, तो पहले जब गए वहां के किसानों का सारा समस्या तो राजकुमार शुक्ल ने बता दिया था, वहां गए। अब वहां से किसानों से मिले तो किसान अभी गांधी जी को जानते नहीं थे, तो किसान बताए अपनी सारी समस्या। वो जो है लैंडलॉर्ड, मतलब कि क्या करता है, जो जमींदार है वो पुलिस थाना में केस करवा देता है और पुलिस आके हमें बहुत मारती है। तो गांधी जी बोले कोई बात नहीं, मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ, बैरिस्टर, पुलिस केस होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो बोले अच्छा ठीक है, आज संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है हमें। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमें सत्याग्रह करना है, सत्याग्रह। पहले उनसे जाकर के प्यार से सारी की सारी बात करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, क्या इसके लिए चलो एक जगह बैठ जाओ, सब लोग इकट्ठा हो जाओ और हम अपनी मांग करेंगे। सत्याग्रह के लिए क्या करेंगे, अपनी मांग करेंगे। सब लोग बैठ गए थे,
मांग मांग कर रहे थे। तब से के वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वो आया, बोला कि देखो तुम लोग चुपचाप से उठ के भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस वुलिस बुलवा के बहुत फुरवा दूंगा तुम लोग को। तो गांधी बोले हाँ फुरवा देगा, बुलाओ 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 पुलिस। तो पहली बार कोई आया था जो वहां के कलेक्टर को ऐसे डायरेक्ट बोल रहा है बुलाओ बुलाओ, मैं डरता नहीं। कलेक्टर बोला तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कलेक्टर को गांधी के बारे में पता नहीं, और धीरे 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 पहले पता लगवाया कि कौन है इन लोग का लीडर, ये कौन है, इसके बारे में पता लगाओ। जब धीरे धीरे वो गांधी के बारे में 2 घंटा 4 घंटा बाद पता लग गया, तो जैसे ही 2-3 घंटा बीतने लगा तो सारे के सारे जो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे वो लोग धीरे धीरे अपना जूता चप्पल हाथ में लेना शुरू कर दिए थे। ठीक है, हाथ में लेना शुरू कर दिए थे। क्यों शुरू कर दिए थे? भागने के लिए। उनको, क्योंकि वो पहले जब इकट्ठा होते थे तो पुलिस वाले आके उनको ठूर देते थे, तो लोग को भागने नहीं बनता था, गिर जाते थे, चप्पल वप्पल पहने रहते थे। इसलिए पहले सोचे भाई इस बार पुलिस आएगी तो पहले भाग जाऊंगा। ठीक है, तो वो लोग जूता चप्पल हाथ में लेके रेडी थे भागने के लिए। लेकिन बाद में जैसे कलेक्टर आया वापस से जमींदारों को बुलवाया गांधी के सामने, और उन लोगों की जो जमीन थी किसानों की जमीन वापस दिलवा दिया। सारे किसान एकदम चौंक गए, बोले भाई साहब कोई दुबला पतला इंसान आया है, किसानों हम लोग की जमीन दिलवा दिया बिना कोई लाठी चार्ज, बिना कोई डंडा वंडा मारे ही। ठीक है, जमींदार ने हमारी जमीन क्या कर दिए, वापस दे दिए। और ये चर्चा धीरे धीरे चंपारण से पूरे बिहार में फैल गई, और लोगों को, मतलब कि किसान सारे लोग किसको जानने लगे, गांधी जी को जानने लगे। ठीक है, गांधी जी को जानने लगे। तो गांधी जी 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, क्या ये 3 कटिया पद्धति के खिलाफ था? चंपारण सत्याग्रह ये नीले जमींदारों के खिलाफ था। ठीक है, नीले जमींदारों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट नील लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, नीले जमींदारों के खिलाफ था। ठीक है, जो 20 कट्ठा पर ये 3 कट्ठा क्या बुआते थे, नील बुआते थे, और उस जमीन को दे नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया। और ये गांधी जी का भारत में किया गया क्या था, पहला सत्याग्रह था। ठीक है, गांधी जी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया। ठीक है, और ये सक्सेसफुल हो गया। बात समझ में आई? ओके, सेम ऐसी ही समस्या गुजरात में भी थी, गुजरात में भी ऐसी ही समस्या थी। अब गुजरात में 1918 में वहां के जो मजदूर थे, जो कहाँ काम करते थे, मिल्स वगैरह में काम किया करते थे, उन मजदूरों की मांग थी कि देखो हर साल हम लोगों को क्या दिया जाए, 30% बोनस दिया जाए। ठीक है, हर साल हमको क्या क्या दिया जाए, 30% बोनस दिया जाए। लेकिन वो जो मिल के मालिक थे वो लोग कहते थे नहीं, हम तुमको 30% बोनस नहीं देंगे, हम 15% बोनस देंगे। तो मजदूर बोले नहीं, 15% में क्या होता है, हमारी जिंदगी वैसे ही सड़ी भरी है, एकदम से कुछ होता नहीं, पैसा और बढ़ाओ, 30% बोनस कम से कम दो। तो अंग्रेज मान नहीं रहते, बोलते नहीं हम 15% ही बोनस देंगे। फिर वहां से जो है अहमदाबाद में लोग किसे लेकर के आए, गांधी को। ठीक है, गांधी जी को 1918 में। और गांधी जी को जब लेकर के आए तो वहां पर गांधी जी ने पहले सत्याग्रह किया तो वो लोग नहीं माने। ठीक है, अंग्रेज नहीं माने, उनको आइडिया नहीं था, उनको लगा था कि ये चंपारण में ऐसे वहां का जो वो रहा होगा, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहा होगा, उसको ठीक से ट्रीट करने नहीं आया होगा। अब मैं गुजरात में हूँ तो यहाँ ठूर देंगे हम इनको। ठीक है, तो वो नहीं माना वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तब गांधी जी वहां पर किस पे बैठ गए, भूख हड़ताल पर। ठीक है, गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए।
और जब भूख हड़ताल पे बैठ गए तब उन लोग का दिमाग चकरा गया। बोला भाई साहब, एक तो बूढ़ा है, पतला सा है, हाड़ मास वाला, अगर ये मर मरा गया तो सारे के सारे जो लेबर हैं ये हम लोग को उखाड़ देंगे, आप कंपनी वंपनी में आग लगा देंगे, मार पीट देंगे। इससे बेहतर है इस मामले को कहाँ भेज दो, ट्रिब्यूनल में भेज दो। ठीक है, इस मामले को ट्रिब्यूनल में भेज दो, मतलब कि कोई ऐसा जज, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर मामले को सुनता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल। जैसे कोई नदी विवाद है, ठीक है, नदी विवाद है, जैसे कि मान ले यहाँ से आ रही है नर्मदा, ठीक है, यहाँ मैं समझाता हूँ, यहाँ से मान ले आ रही है नर्मदा रिवर, और अगर ये जो ये कहे मध्य प्रदेश कहे कि मैं नर्मदा का पानी गुजरात में जाने नहीं दूंगा, तो इस मामले को कहाँ भेजा जाएगा, किसी एक कोर्ट में जाएगा, किसी कोर्ट में जाएगा, और उस कोर्ट का जो जज रहेगा वो सिर्फ भारत में कहीं पर भी रिवर से रिलेटेड कोई विवाद रहेगा उसको सुनता रहेगा। ठीक है, कहीं पर भी रिवर से रिलेटेड कोई विवाद रहेगा तो उसका काम रहेगा कि तू खाली ये नदी वाला मामला ही सुनेगा। तो ऐसे चीजों को, मतलब ऐसे जज या ऐसे कोर्ट को जहां पर एक स्पेसिफिक मैटर को भेजा जाता है उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल, जैसे तूने सुना ना ग्रीन ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सुना है कि नहीं, ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। हाँ हाँ, तो वैसे ही वो क्या करता है, खाली एनवायरमेंट से रिलेटेड समस्याओं को सुनता है। तो वैसे ही ये जो मील से रिलेटेड समस्या थी, इन लोगों ने कहा भेज दिया, कंपनी मैटर को ट्रिब्यूनल में भेज दिया। ठीक है, ट्रिब्यूनल में भेज दिया। गांधी जी बोले कोई बात नहीं, ट्रिब्यूनल में चले, बहुत अच्छी बात है, वहां कौन रहेगा, जज ही रहेगा ना। तो जो लंदन से जो एकदम छटा छटा जज रहता था ना, वो भारत में आता था। ठीक है, वो भारत में आता था और यहाँ भारत में आकर जज बनता था। और लंदन से ये टॉप करके आए हुए थे कौन, गांधी जी। गांधी जी टॉप करके आए हुए थे और वो गए ट्रिब्यूनल में, सारा का सारा मामला गया और गांधी जी केस जीत गए। ट्रिब्यूनल का जज ने कंपनी के ओनर को फटकार लगाई और कहा कि जितने भी मजदूर हैं उनको उनका 30% बोनस हर साल मिलना चाहिए। ठीक है, मिलना चाहिए। और यहाँ पर अहमदाबाद में जो मील लेबर का जो स्ट्राइक था, इसको गांधी जी ने जीत लिया मामले को पूरी तरीके से। और इसके साथ ही अभी चंपारण में उन फार्मर जो किसान थे, गांधी जी को जाने थे, अब अहमदाबाद में ये मजदूरों का जो ये समस्या था सॉल्व करने के बाद सारे के सारे मजदूर किसे जानने लगे, गांधी जी को जानने लगे। बात समझ में आई? तो यहाँ है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद, ये लिख देता हूँ अहमदाबाद, ये है लखनऊ और ये है सी चंपारण। ठीक है, तो अहमदाबाद में कब गए हैं, 18 जस्ट 1918, दूसरा 1918, अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ठीक है, मील स्ट्राइक, लेबर स्ट्राइक, लेबर स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद मील लेबर स्ट्राइक, अहमदाबाद मील लेबर स्ट्राइक। इसमें क्या था, इसमें समस्या क्या थी, अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट में लेबर, और लेबर कितना मांग रहे थे, 30%, और ये जो ओनर थे वो कितना देने के लिए कह रहे थे, 15%। इस मामले को कहाँ भेजा गया, ट्रिब्यूनल के पास, मैटर गया ट्रिब्यूनल में, और गांधी जी ने इसे क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, गांधी विन द केस, वोन रहेगा ना, वोन, जीत लिया, वोन द केस। इतना समझ में आया, गांधी जी ने केस को क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, गांधी जी ने केस को जीत लिया, इतना क्लियर है। और इसके बाद सारे के सारे जो मजदूर थे गांधी जी को जानने लगे। गांधी जी ने
इस अहमदाबाद मिल लेबर स्ट्राइक में पहली बार किसका इस्तेमाल किया था? हंगर स्ट्राइक का। फर्स्ट टाइम यूज्ड हंगर स्ट्राइक, ठीक है, हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। ना समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख, इसी तरीके से सेम उसी साल, ठीक है, सेम उसी साल गुजरात में ही एक जगह है खेड़ा, ठीक है, गुजरात में ही एक जगह है खेड़ा, ठीक है, यहाँ पर खेड़ा के खेड़ा, खेड़ा में क्या था कि फसल बर्बाद हो गई थी, ठीक है, खेड़ा में फसल बर्बाद हो गई थी, खेड़ा में फसल बर्बाद हो गई थी। बर्बाद होने के बाद भी जो अंग्रेज थे ना, वो अंग्रेज क्या करते थे, ये टैक्स मांगते थे, कहते थे कि फसल बर्बाद हो गई तो क्या है, फिर भी हमें टैक्स चाहिए किसानों से। तो किसान बोलने लगे कि गांधी जी देखिए ऐसी ऐसी बात है, ये लोग हमारी फसल बर्बाद हो गई है फिर भी हमसे टैक्स मांग रहे हैं, हमारी फसल बर्बाद हो गई है फिर भी हमसे टैक्स मांग रहे हैं। गांधी जी बोले हो ऐसी बात है, बुलाओ 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 उन अंग्रेजों को बुलाया गया। कहा कि देखो अंग्रेज, किसान की फसल अगर बर्बाद हो जाएगी तो भी मैं तुमसे इनसे तुम्हें टैक्स दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हारी कंपनी में चाहे प्रॉफिट हो चाहे घाटा हो, हर साल तुम्हें किसानों को 30% क्या देना होगा, बोनस देना होगा, ठीक है, हर साल तुम्हें किसानों को 30% क्या देना होगा, बोनस देना होगा। मतलब कि मजदूरों को, जो कंपनी में काम कर रहे हैं मजदूर, उनको हर साल 30% बोनस देना होगा। तो ये बोले कि हे भगवान, ये तो बहुत गड़बड़ समस्या है, अगर हर साल 30% बोनस दूंगा मतलब कि 3 साल में किसानों मजदूर जो रहेंगे, मजदूरों का मुझे पैसा क्या करना होगा, डबल करना होगा, ठीक है, मजदूरों का पैसा डबल करना होगा। तो सारे मजदूर तो खुश हो गए, हाँ हाँ एकदम बढ़िया है, ये जो है अगर नहीं मानता है टैक्स तो हर साल हमको जो कि 30% वाला ये सिस्टम करवा दीजिए गांधी जी। गांधी जी बोले अरे रुको तुम लोग, पहले किसानों का समस्या सॉल्व करना है कि तुम लोग का समस्या है, तुम लोग की तो यहाँ कोई समस्या नहीं है ना। तो बोले हाँ हमारी कोई नहीं है, लेकिन पैसा बढ़ जाएगा तो ठीक है रहेगा। तो बोलते हैं रुको तुम लोग पहले। तो अंग्रेज बोले कि नहीं नहीं, एक काम करो, जब अगर ये फसल बर्बाद हो जा रही है तो तुम लोग टैक्स मत दो, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। और यहाँ पर भी गांधी जी का ये जो खेड़ा सत्याग्रह था ये भी सफल हो गया। बात समझ में? गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह भी सफल हो गया, ठीक है। तो 1918 में उन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया? खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा भी कहाँ है? गुजरात में ही, गुजरात में। और ये किसके खिलाफ था? अगेंस्ट टैक्स, अगेंस्ट टैक्स। अब ये टैक्स कहाँ लिया जाता था? तो अगर फसल बर्बाद हो गई है फिर भी टैक्स लिया जाता था, क्रॉप, या क्या कहते हैं, रूंड क्रॉप के ऊपर कह दूं तो भी चलेगा ना, रूंड मतलब बर्बाद या खराब, रूंड, RUIND, रूंड क्रॉप, ठीक है, रूंड क्रॉप, रूंड क्रॉप। इतना समझ में आया? ओके। गांधी जी ने कंडीशन क्या रखी? हाँ, प्रॉफिट हो या नुकसान तुम्हें मजदूरों को 30% क्या देना होगा, बोनस। प्रॉफिट कंपनी को, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, इसको कंपनी को क्या देना होगा, 30% बोनस, बोनस, ठीक है, बोनस। इतना समझ में आया? ओके। और खेड़ा सत्याग्रह भी क्या हो गया, सफल हो गया, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह सफल हो गया। इतना चीज क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।
क्योंकि इसके बाद जब शुरू करेंगे तो इसके बाद आएगा रॉलेट एक्ट वगैरह। रॉलेट एक्ट आएगा तो धीरे 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 हम किसकी तरफ बढ़ जाएंगे, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसमें काफी सारी स्टोरी को समझाना पड़ेगा, तो उस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से आगे करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, आगे की स्टोरी हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे।